चलिए बच्चों, आज हम टेंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टेंस जैसे कि आप जानते हैं पहले 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4-4 पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरह अगर आप पास्ट में जाएंगे तो भी आपको 4 टेंसेस मिलेंगे, जैसे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट के पहले पार्ट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसे हिंदी में हम सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि हम इनकी पहचान कैसे करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो सारे सेंटेंस आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज का प्रयोग होता है। अब देखिए, डू और डज का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ यानी कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ नहीं करते हैं। डू और डज का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं या फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं तब हम करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होगी वो ये है कि हम कहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं डू का यूज़, कि डू हमको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि पर्सन 3 तरह के होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो किसी बात को बोल रहा होता है, जिसके लिए हम आई और वी का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है, जिसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात हो रही है, वो अगर प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे, पर अगर वो सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। तो डू का प्रयोग सामान्यतः हम किसके साथ करेंगे? फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ, सेकंड पर्सन यू के साथ और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है जैसे कि दे हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे डू का। और डज का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, वो भी जब वो सिंगुलर हो। तो अगर वो सिंगुलर है यानी अगर उस सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारी ही से, शी से, इट से हो रही है, या मान लीजिए कोई नाम है मोहन, सोहन, श्याम, या फिर कोई सिंगुलर चीज़ें हैं जैसे द बॉय, द गर्ल, द कैट, तो हम डज का प्रयोग वहाँ करेंगे। अब देखिए, जो इसके सेंटेंसेस बनते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, जो भी उसका कर्ता होगा वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे और साथ में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब फर्स्ट फॉर्म जिसे आप सब लोग जानते हैं, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म वो फॉर्म होता है जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन होगा आपका कि हम किसके साथ एस जोड़ें और किसके साथ ईएस जोड़ें। तो आज मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ कि ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में, आप कह सकते हैं ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में डबल एस आता हो, सी एच आता हो, एस एच आता हो, एक्स आता हो या ओ आता हो, इनके साथ ही सिर्फ हम ई एस का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी वर्ड्स हमारे बनेंगे हम सबके साथ एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर है गो, तो हम गो के साथ क्या बनाएंगे? लास्ट में ओ है, यहाँ ओ है, इसीलिए हम गो का गोज बनाते हैं। इसी तरह से अगर हमने एक वर्ड लिया ब्रश, तो ब्रश का हम ब्रशेस बनाते हैं। चूंकि इसके एंड में ई एस था, इसी वजह से हम ब्रश का ब्रशेस बनाते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो करेंगे, और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ने वाला हम थर्ड पर्सन के साथ करेंगे, जैसे कि ही शी इट के साथ करेंगे, या अगर कोई सिंगुलर हो हमारे सामने, किसी का नाम हो या कोई एनिमल ही हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। अभी तक तो हमने देख लिया कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, और अभी पीछे हमने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ ही करते हैं। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, जैसे उसमें था, फिर यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऐड हो जाएगी, यानी आप या तो डू का प्रयोग करेंगे या फिर डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए आपको नॉट का प्रयोग करना है, फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक और चीज़ जो ट्रेंड में है जिनको हमें अभी बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम डू नॉट के जगह पे डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा, और डज नॉट के जगह पे भी हम डजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। तो डू नॉट की जगह डोंट का भी यूज़ हम कर सकते हैं, डज नॉट की जगह हम डजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों वाक्य जो हैं सही होंगे, चाहे आप डू नॉट प्रयोग करिए चाहे आप डोंट प्रयोग करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे और देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा वो आगे आ जाएगा, यानी जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि आपका जो है डू डज सब्जेक्ट के बाद आ रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होती है, सेंटेंस की स्टार्टिंग ही आपकी हेल्पिंग वर्ब से होगी, यानी डू और डज से स्टार्टिंग होगी, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, वरना हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ आपने एक चीज़ ये नोटिस किया होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, हम वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ किया जाता है, जहाँ पे हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। अब एक और चीज़ है WH वर्ड्स, जैसे कि अगर हमारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे केवल यस या नो में उत्तर नहीं दिया जा सकता, डू डज का जब भी क्वेश्चन आएगा हम यस या नो में उसका उत्तर दे सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर यस या नो में हो। ऐसे क्वेश्चंस में हम जो भी हमारा WH वर्ड होगा उसे हम आगे लिखेंगे। अब ये WH वर्ड क्या है, तो WH वर्ड से आप, जैसे व्हाट से बनाया हुआ क्वेश्चन है जैसे क्या, वाई से बनाया हुआ क्वेश्चन है क्यों, हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसके लिए। अगर हमारे सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं तो हम ये जो WH वर्ड्स हैं इनको सबसे पहले लिखेंगे, यानी व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन पहले इससे लिखेंगे। उसके बाद सेम है, हम डू डज का प्रयोग करेंगे जो भी हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, और फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लिखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम लास्ट में यहाँ पंक्चुएशन मार्क में क्वेश्चन मार्क ज़रूर देंगे। तो आइए चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे। मैं जाता हूँ, एक सिंपल सेंटेंस है, मैं जाता हूँ, तो मैं के लिए आई का प्रयोग आप करेंगे। जाता हूँ यानी आई के साथ आप किसका यूज़ करेंगे, गो का यूज़ करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो फर्स्ट पर्सन होता है आई, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। आपको यानी यू, पढ़ाता हूँ यानी टीच, चूंकि यहाँ आई है इसीलिए हम हेल्पिंग, यहाँ पे जो वर्ब है वो भी फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं रहेगा। तो सेंटेंस बनेगा मैं यानी आई, पढ़ाता हूँ यानी टीच, आपको यानी यू। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई टीच यू। वह मेरी मदद करता है, वह, तो यहाँ पे हम वह के लिए ही का यूज़ करेंगे, तो ही
अब चूंकि ये ही है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो फिफ्थ फॉर्म आएगा, इसीलिए मदद करने का हम इंग्लिश बनाएंगे हेल्प, और चूंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे हेल्प्स। और किसकी? मेरी, तो मेरी यहाँ ऑब्जेक्ट है, मेरी को हम बना देंगे मी, तो सेंटेंस बनेगा ही हेल्प्स मी। मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो मैं यानी आई, नहीं जानता हूं, आपको इसी सेंटेंस से लग रहा है कि यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो नहीं जानने के लिए तो आप प्रयोग करेंगे डोंट नो, और किसे नहीं जानता हूं? उसे, तो हिम। यहां पे आप ऐसे भी बना सकते हैं आई डू नॉट नो हिम, या जैसे मैंने आपको बताया आई डोंट नो हिम। क्या तुम उसे जानते हो? यहां आ गया क्या तुम उसे जानते हो, तो आप सबसे पहले लिखेंगे डू, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, चूंकि यू है तो यहां डू लगेगा, तुम यानी यू, जानने के लिए नो, और उसे के लिए हिम, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डू यू नो हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम उसे क्यों नहीं पढ़ाते हो? यहां हमारा WH क्वेश्चन आ गया क्यों, तो क्यों के लिए हम सबसे पहले सेंटेंस में वाई लगा देंगे, तो वाई नहीं पढ़ाते हो, तो हम यहां प्रयोग करेंगे डोंट का, वाई डोंट यू, यहां तुम है तो यू, पढ़ाने के लिए टीच, और उसे यानी हिम, तो हमारा जो सेंटेंस फाइनली बनेगा वो ये होगा वाई डोंट यू टीच हिम। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं पानी पीता हूँ, तो मैं के लिए आई, पीता हूँ के लिए ड्रिंक, और फिर वाटर, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं यानी आई, पढ़ता हूँ के लिए रीड का प्रयोग करेंगे, और अंग्रेजी यानी इंग्लिश, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई रीड इंग्लिश। अगला देखिए, मैं रोज चाय पीता हूँ, तो मैं के लिए आप फिर से आई का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पीता हूँ के लिए आप ये देख सकते हैं कि या तो आप ड्रिंक लिख सकते हैं, पीने के लिए हम संभवतः ड्रिंक ही यूज करते हैं, पर जब हम चाय की बात करते हैं तो हम टेक टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई गलत सेंटेंस नहीं होगा। तो आप ये बना सकते हैं मैं रोज चाय पीता हूं, तो आई टेक टी डेली, या आई ड्रिंक टी डेली, दोनों सेंटेंस सही है, कोई गलत नहीं है। पर हम अगर रोजमर्रा में यूज करने की बात करें तो हम टेक टी का प्रयोग करते हैं टी के साथ, इसीलिए तो हम यहाँ पे टेक टी का यूज कर रहे हैं। वह यहाँ रोज आती है, वह के लिए हम यहाँ शी का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ मीन्स हियर, और रोज यानी डेली, आती है यानी आना, तो हम सेंटेंस बनाएंगे शी, आने के लिए कम्स। अब देखिए चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम सी के साथ कम का फिफ्थ फॉर्म यानी कम्स लगा रहे हैं, और यहाँ के लिए हियर डेली, तो हमारा सेंटेंस बनेगा सी कम्स हियर डेली। तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम के लिए हम यू का प्रयोग करेंगे, हमेशा के लिए हम ऑलवेज का प्रयोग करेंगे, बोलने के लिए टेल का प्रयोग करेंगे, और झूठ के लिए लाई का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू ऑलवेज टेल अ लाई। अब चूंकि यहाँ यू था इसीलिए हम यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेल का ही प्रयोग करेंगे, एस यहाँ पे नहीं लगाएंगे। राहुल रोड पर दौड़ता है, राहुल चूंकि सिंगुलर है और दौड़ने के लिए हम रन का प्रयोग करेंगे। अब चूंकि ये सिंगुलर था इसीलिए हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी रन्स का प्रयोग करेंगे, और राहुल कहाँ दौड़ रहा है? रोड पर, तो ऑन द रोड। तो हमारा सेंटेंस जो फाइनल तैयार होगा वो ये होगा कि राहुल रन्स ऑन द रोड।
अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने यहाँ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं वो कभी भी ये नहीं बताते कि कार्य बोलते वक्त अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको केवल ये पता चलता है कि कार्य होता है, अभी ये हो रहा है कि नहीं, राहुल दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, ये आपको पता नहीं है। अगर ये जब आपको पता चलता है तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, जहाँ पे आपको तुरंत जो है कार्य क्या हो रहा है वो पता चलता है। जैसे कार्य वर्तमान में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ ये बताता है कि ये कार्य होता है, अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में वो बिल्कुल भी आपको नहीं बताता है। तो आगे सेंटेंस बनाने के पहले चलिए थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जिसे हम कर्ता भी कहते हैं। तो कर्ता कोई भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो भी व्यक्ति काम कर रहा होता है उसे हम कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि इस वाक्य में राहुल रोड पर दौड़ता है, तो काम करने वाला व्यक्ति राहुल है, तो राहुल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी जो भी काम कर रहा है, वाक्य में जो भी व्यक्ति काम कर रहा होगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब क्या है? वाक्य में सब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट अभी डिसाइड किया है वो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जैसे राहुल दौड़ने का काम कर रहा है, मोहन पढ़ने का काम कर रहा है, तो वो जो भी काम कर रहा है वो सारा काम आपका वर्ब के अंदर आता है, जिसे हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। और इसी के कई फॉर्म्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। और जो लास्ट है एक सेंटेंस में जिसका यूज किया जाता है वो है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कहने का मतलब कि जो भी वाक्य है, जो भी कर्ता ने काम किया, जो भी क्रिया किया, उसका असर जिसके ऊपर भी पड़ता है। जैसे राहुल दौड़ रहा था, तो कहाँ दौड़ रहा था? रोड पे। उसका असर किस पे पड़ा? रोड पे। तो रोड आपका जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी किसी भी वाक्य में क्रिया का असर जिस पर भी पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आइए हम इसको कुछ सेंटेंसेस द्वारा और क्लियर कर लेते हैं। मैं उसे पीटता हूँ, तो मैं यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई, और क्या काम कर रहा हूँ? पीटने का। तो पीटने के लिए हम बीट का यूज करेंगे। और किसे पीट रहे हैं? पीटने का असर किस पे हो रहा है? उसे, यानी हिम पे। तो हिम हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपका जो है आई वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो ये जो टीच है ये आपका वर्ब हो जाएगा। और किसे पढ़ा रहा हूँ? आपको, यानी यू जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम देखते हैं, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। शिक्षक यानी टीचर्स, तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। क्या काम कर रहे हैं? पढ़ाने का काम, तो वो आपका टीच हो गया। और किसे पढ़ा रहे हैं? शिक्षक, यानी आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी अस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब आगे आइए, वे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट काम करने वाले कौन हैं? वे बच्चे। तो वे बच्चे यानी दोज चिल्ड्रन, ये हो गए आपके सब्जेक्ट। और क्या कर रहे हैं? स्कूल जाते हैं, जाने का काम कर रहे हैं, ये आपका हो गया वर्ब। और कहाँ जा रहे हैं? स्कूल, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से आप सेंटेंसेस में तीनों पार्ट्स को डिसाइड कर सकते हैं, और किसको कैसे अरेंज करना है ये आपको मैंने स्ट्रक्चर में बता रखा है। अब जो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब कब सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। आपको सेंटेंसेस देख के समझ में आना चाहिए कि अगर ये काम है तो हम इसके लिए किस टेंस का प्रयोग करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम सेंटेंस देख के समझ ही नहीं पाते कि वो किस टेंस का है। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि वो किस टेंस का है तो हमें समझ में ये भी नहीं आएगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम किसके रूल लगाएंगे तो वो उसके सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कब कब करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम वर्तमान में, हम
और आप जो भी काम करते हैं उसे बताने के लिए करते हैं। जैसे कोई ऐसा काम जो हम वर्तमान में करते हैं, जैसे स्कूल हम जाते हैं, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, हम खेलते हैं, हम डांस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसमें करते हैं। जैसे कि जो भी आप काम प्रेजेंट में वर्तमान में करते हैं। अब यहाँ ये भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम अभी हो रहा है कि नहीं, बस ये काम होता है, ये हमें बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, वे लोग आते हैं, वे लोग यानी दे कम। चूंकि यहाँ ये प्लूरल है इसीलिए यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लग रहा है। हम लोग यह काम करते हैं, तो हम लोग के लिए हम वी का प्रयोग करते हैं। काम करते हैं तो डू दिस वर्क, मतलब ये काम हम हमेशा करते हैं। ये है राधा स्कूल जाती है। अब ये राधा की रोजमर्रा के काम है कि राधा स्कूल जाती है, वर्तमान में ये काम वो करती है, वो स्कूल जाती है, इसीलिए आपका सेंटेंस बनेगा राधा गोज टू स्कूल। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो ये बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जो है हम मुख्यतः रोज की एक्टिविटी को बताने के लिए करते हैं। चाहे वो हमारी रोज की आदत हो, आदत बताने के लिए हम करते हैं। नियमित या अनियमित कार्य हो, ऐसा काम जो हम नियमित तौर पे करते हैं या कभी कभी अनियमित तौर पे भी करते हैं। अभ्यासगत कार्य हो, ऐसे काम जो हम अभ्यस्त हैं करने के लिए, जो हम डेली करते हैं। या बार बार होने वाले कार्य, या फिर ऐसा कोई काम है जो हम बार बार करते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। या फिर सामान्य रूप से होने वाला कार्य, या फिर हम ये कह सकते हैं जो काम सामान्य रूप से हमेशा होता रहता है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आपको सेंटेंसेस देख लीजिए। जैसे कि ये कह रहा है कि हम लोग बिहार में रहते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है कि ये रोजमर्रा में है, उनके नियमित आदत है कि वो लोग बिहार में रहते हैं। दूसरा आपका सेंटेंस है, वह हमेशा मेरी मदद करता है। ये उसकी आदत है, भले वो नियमित है या अनियमित है, पर वो हमेशा उनकी मदद करता है। तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, तो हम बनाएंगे ही ऑलवेज हेल्प मी। वो रोज स्कूल जाती है, वो इस काम के लिए अभ्यासगत है, वो अभ्यस्त है कि उसको रोज स्कूल जाना है। तो इनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाएंगे, तो बनेगा शी गोज टू स्कूल। मैं रोज 1 कप चाय पीती हूँ। अब देखिए ये रोजमर्रा की एक हरकत है जिसको मैं सामान्य रूप से हमेशा करती हूँ। तो इसके लिए आप बना सकते हैं आई टेक अ कप ऑफ टी डेली या आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी डेली। दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। अगला देखिए, मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ, यानी मैं रोज उठती हूँ और मैं व्यायाम करती हूँ। ये अभी मैं नहीं कर रही हूँ, पर ये मेरा नियमित कार्य है जो मैं हमेशा करती हूँ। तो इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। जो सेंटेंस बनेगा, आई डू एक्सरसाइज एवरी डे। मैं रोज 6 बजे उठती हूँ। अब देखिए ये भी एक नियमित कार्य है, अभी 6 बज रहा है कि नहीं ये मतलब नहीं है, पर उसका कहना है कि मैं रोज 6 बजे उठ जाती हूँ। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल है। तो इसका बनेगा आई गेट अप एवरी डे एट 6 o'clock, या आप ऐसे भी बना सकते हैं आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे। एवरी डे का प्रयोग आप वर्ब के बाद भी कर सकते हैं, चाहे आप सेंटेंस के अंत में भी कर सकते हैं, दोनों वाक्य सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है, वह हर रविवार को सिनेमा जाता है। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि वो हर रविवार को, ये नियमित कार्य है जो वो सिर्फ रविवार करता है। तो आप कह सकते हैं इसका सेंटेंस बनेगा ही गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, यानी हर रविवार को, एवरी संडे वो सिनेमा यानी मूवी देखने, फिल्म देखने जाता है। अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा उपयोग कहाँ किया जाता है। तो तीसरा प्रयोग हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग चिरंतर सत्य, जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, यानी ऐसे सत्य जिनको कोई भी झुठला नहीं सकता, जो प्रकृति का नियम है, जो होना ही होना है, ऐसे सत्य के लिए करते हैं। या कोई सिद्धांत है, किसी के दिए हुए वाक्य हैं जो सिद्धांत है जिनका प्रयोग हम करते हैं हमेशा, उनके लिए कर सकते हैं। या कोई स्थायी कार्य हो, यानी ऐसा काम जो मेरी परमानेंट की एक्टिविटी है, जो काम मैं करती ही करती हूँ, उनके लिए भी किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ में
यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए आप कह सकते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है। अब ये क्या है? ये एक कटु सत्य है जिसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता। तो इसके लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तेल पानी पर तैरता है। ये क्या है? ये एक प्रिंसिपल है कि ये होना ही होना है, ये एक सिद्धांत है। इसके लिए हम यूज करेंगे ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ये भी एक सिद्धांत है कि पानी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सूर्य पूर्व से उगता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक चिरंतर सत्य है। तो हम इसका बनाएंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। ये एक परमानेंट एक्टिविटी है, वो माँ जो है वो प्यार करती ही करती है। तो इसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा मदर लव्स हर चिल्ड्रन। अगला देखिए, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये एक परमानेंट एक्टिविटी है और एक ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि धरती जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। तो आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा प्रयोग देखते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ कहाँ यूज और करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का प्रयोग हम ह्यूमन फीलिंग्स को बताने के लिए, इमोशंस को बताने के लिए, या हमारी मेंटल एक्टिविटी बताने के लिए, यानी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ये व्यक्त करने के लिए भी हम करते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, ये हमारा पर्सनल फीलिंग है, ये हमारी ह्यूमन फीलिंग है, तो इसको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। जैसे वी बिलीव इन गॉड। हम अपने देश को प्यार करते हैं। ये हमारा एक मेंटल स्टेटस है, ये हमारा एक पर्सनल इमोशन है अपने देश के साथ। तो इसको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, जिससे कि हम सेंटेंस बनाएंगे वी लव आवर कंट्री। मैं आपकी समस्या को समझता हूँ। अब आप ये देखिए, ये आपका मेंटल स्टेटस है कि आप उनकी समस्या को समझ सकते हैं, ये आपका ह्यूमन फीलिंग है। तो इसको भी आप दिखाएंगे आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो इसे नहीं कर सकता। आपके मन की बात है, आपकी मेंटल एक्टिविटी है, आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि वो ये काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट आई नो दैट। मैं जानता हूँ ही कैन नॉट डू दिस, वो इसे नहीं कर सकता। तो सेंटेंस बनेगा आई नो दैट ही कैन नॉट डू दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस के आखिरी प्रयोग को देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम हमेशा जो है भविष्य में होने वाले कार्यक्रम को, जो कि निर्णय है बना हुआ है, कोई शर्त है या पहले से पूर्व निर्धारित की हुई योजना है, उसके लिए करते हैं। यहाँ फ्यूचर टाइम का बोध तो ज़रूर होता है, पर ये पहले से निर्धारित है कि ये काम इसी समय करना है। तो इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है मतदान कल आरंभ होगा, ये निश्चित है कि कल ही मतदान होना है। तो आप इसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं द पोल स्टार्ट्स टुमारो। ये जो पोलिंग है यानी जो मतदान है वो कल शुरू होगी। यहाँ पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। विमान 10 बजे उड़ेगा। यहाँ ये निश्चित है कि विमान 10 बजे ही उड़ेगा, यहाँ इसका टाइम फिक्स है। तो आप इसको लिख सकते हैं द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 PM, यानी टेक्स ऑफ यानी उड़ान लेगा। तो विमान जो है वो 10 बजे उड़ान लेगा। परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। ये एक निर्णय लिया जा चुका है जिसको नहीं बदला जा सकता। चूंकि ये निर्णय है, यहाँ हमने आपको पहले ही बताया कि कोई निर्णय है, शर्त है, तो हम इसको यूज करते हैं। तो आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे, यानी परीक्षा सोमवार से आपकी शुरू होगी। ये है आपके यूजेस कि आप कब कब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी कहेंगे। एक बार फिर से दोबारा हम इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, जो भी होगा सब्जेक्ट कर्ता। उसके बाद
हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। हम फिर से आपको दोहरा रहे हैं, हम यहाँ पे किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे या फिर हम वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का, यानी वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़े हुए फॉर्म का यूज़ करेंगे और लास्ट में जैसा सबके साथ होता है हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस बनाते हैं। आप भी मेरे साथ साथ ये सेंटेंस बनाइए। मैं जाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप कि काम करने वाला कौन है? मैं। तो आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो। वो आती है, वो के लिए हम शी का प्रयोग करेंगे और आने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कम का। अब देखिए ये जो देखने वाली चीज़ वो ये है, चूंकि ये वो है यानी शी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कम के साथ एस लगा के इसका सेंटेंस बनाएंगे, कम्स। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वो आती है, शी कम्स। कभी कभी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो भी सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग आ जाता है। तो ये वैसा ही सेंटेंस है। वह झूठ बोलता है, तो वह के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, झूठ के लिए हम लाई का प्रयोग करेंगे और बोलने के लिए टेल का प्रयोग करेंगे। फिर वही सेंटेंस है, चूंकि यहाँ ये ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी टेल के साथ एस का प्रयोग करके टेल्स बना के सेंटेंस बनाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही टेल्स अ लाई। आगे देखते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा हम लोग यानी वी, खेलने के लिए प्ले, चूंकि यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब का, इसलिए क्योंकि ये आपका प्लूरल है, और क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे, हमेशा के लिए हम ऑलवेज का प्रयोग करेंगे, सच के लिए हम ट्रुथ, और बोलते हैं यानी स्पीक। तो चूंकि ये आई है इसीलिए हमारा वर्ब यहाँ पे सिंगुलर, ये फर्स्ट ही रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। मैं स्कूल जाता हूँ। तो आप अब सेंटेंस बनाने में मेरी मदद करिए। मैं यानी आई, जाता हूँ यानी गो। चूंकि यहाँ आई है तो हम हमेशा यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब आगे देखिए, मैं बिहार में रहता हूँ। आप इस सेंटेंस को देखिए, मैं, तो आपका क्या बनेगा? आई। रहता हूँ के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? लिव का। और कहाँ रहता हूँ? बिहार में। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई लिव इन बिहार। मैं सब जानता हूँ। मैं के लिए आप फिर से आई का प्रयोग करेंगे और जानने के लिए आप नो का प्रयोग करेंगे। सब के लिए एवरीथिंग। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई नो एवरीथिंग। मैं सब कुछ जानता हूँ। ऑलमोस्ट सेम सेंटेंस है, बस सब के साथ कुछ। तो आप इसको भी एग्जैक्टली वैसे ही बना सकते हैं, इसका भी सेम बनेगा आई नो एवरीथिंग। सब कुछ या सब, दोनों के लिए आप एवरीथिंग का प्रयोग कर सकते हैं। मैं कोचिंग रोज जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं यानी आई, कोचिंग जाना यानी गो। चूंकि आई है तो हम गो का प्रयोग करेंगे। और कहाँ जाता हूँ? कोचिंग। और कब? रोज। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई गो टू कोचिंग डेली। यहाँ एक सेंटेंस छूट गया था, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। तो मैं के लिए आई, रीड के पढ़ने के लिए रीड, और कहाँ पढ़ता हूँ? क्लास 5 में यानी इन क्लास 5। अगला देखिए, वह सड़क पर दौड़ता है। वह यानी ही। दौड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? रन्स का प्रयोग करेंगे। और कहाँ दौड़ता है? ऑन द रोड। चूंकि यहाँ ही है इसीलिए हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, रन का, रन्स बनाएंगे। और कहाँ? रोड पे। तो ऑन द रोड। आगे देखते हैं, सूर्य पूरब में उगता है। चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले, तो इसके लिए हम बनाएंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट।
अगला सेंटेंस देखते हैं। सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसके लिए भी हम वही टेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ डूबने के लिए हम सेट का प्रयोग करेंगे और उगने के लिए हम राइज का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, हम लोग के लिए हम वी का प्रयोग करते हैं और कड़ी मेहनत के लिए हम कहेंगे वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत करते हैं तो वी वर्क हार्ड। वो रोज यहाँ आती है, वो यानी शी, आने के लिए हम कम वर्ब यूज करते हैं, पर चूंकि ये सिंगुलर है इसीलिए हम कम्स का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी कम्स हियर एवरी डे। रोज को हम डेली भी लिख सकते हैं और हम एवरी डे का भी प्रयोग वहां पे कर सकते हैं, दोनों सही है, हम दोनों लिख सकते हैं। तो सेंटेंस हम बना सकते हैं शी कम्स हियर डेली या शी कम्स हियर एवरी डे। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तो मैं यानी आई, सब जानना, नो एवरीथिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में यानी अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। वो गरीबों की मदद करता है, वो के लिए आप प्रयोग करेंगे ही का और मदद के लिए हेल्प का। चूंकि ही है इसीलिए आपका वर्ब जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा, और गरीबों के लिए आप प्रयोग करेंगे द पुअर का। तो सेंटेंस बन जाएगा वो गरीबों की मदद करता है, तो हम बना देंगे ही हेल्प्स द पुअर। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं के लिए आप माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो आप सेंटेंस बनाएंगे मैं अपना काम, तो आई काम करना, डू काम, माई वर्क, माई सेल्फ। यहाँ चूंकि स्वयं वर्ड जुड़ा है यानी आप जोर दे रहे हो कि अपना काम आप खुद ही करते हो, तो इसीलिए आप एक वर्ड यूज करेंगे माई सेल्फ जो एक प्रोनाउन है। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। जहाँ हम स्वयं का प्रयोग करेंगे वहाँ हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ आई की जगह यू रहता तो हम यहाँ पे योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, यहाँ अगर ही होता तो हम हिमसेल्फ का प्रयोग करते। मेरा भाई यह काम करता है, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं मेरा भाई यानी माई ब्रदर ये काम करता है। तो देखिए यहाँ डू है, चूंकि माई ब्रदर है तो डू के साथ हमने आपको पहले ही बताया था जिन वर्ड्स के एंड में ओ आता है उनके साथ हम ईएस जोड़ देते हैं। तो माई ब्रदर डज दिस वर्क, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एज अ वर्ब ही है, पर यहाँ पे इनका प्रयोग हम कर रहे हैं चूंकि काम करने की बात की जा रही है। तो माई ब्रदर डज दिस वर्क, वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं शी हमेशा यानी ऑलवेज। अब चूंकि यहाँ शी है इसीलिए यहाँ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम प्रयोग करेंगे, हेल्प के साथ हम एस जोड़ेंगे, हेल्प्स अदर्स यानी दूसरों की। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा शी है ऑलवेज हमेशा यानी ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं जिनका स्ट्रक्चर मैं पहले एक बार और फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज वो लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि आप कहाँ डू का यूज़ करेंगे और कहाँ डज का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के साथ जैसे आई के साथ, वी के साथ, सेकेंड पर्सन यानी यू के साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे के साथ, और जितने भी प्लूरल होंगे उन सब के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। और डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यानी ही, शी, इट हुआ या सिंगुलर हुआ तो उनके साथ आप डज का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस देख के हम इन चीज़ को और क्लियर कर लेते हैं। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, तो मैं वहाँ, तो आई डू नॉट गो देयर। अब देखिए यहाँ आई, मैं यानी आई, और अभी अभी मैंने बताया कि आई के साथ हम हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। तो आई डू
उसके बाद नॉट, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो मैं के लिए आप आई का प्रयोग करेंगे। नहीं जानता हूँ तो डू नॉट, जानने के लिए नो और फिर हिम, यानी मैं उसे नहीं जानता हूँ, उसका आप बनाएंगे आई डू नॉट नो हिम। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मैं यानी आई। फिर देखिए एक और चीज़, हम यहाँ डू नॉट की जगह डोंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बनाया आई डोंट नो इंग्लिश। अब जो एक चीज़ नोटिस करने की वो ये है कि डोंट का मतलब ही होता है डू नॉट, तो इसीलिए दोनों हम साथ में यूज़ कर लेंगे, फिर हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो आपका सेंटेंस बनेगा मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, तो आई डोंट नो इंग्लिश। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो मैं के लिए फिर से हम आई का यूज़ करेंगे। फिर हम डू नॉट की जगह डोंट का भी यूज़ कर सकते हैं या डू नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका मन करे। खेलने के लिए हम प्ले का यूज़ करेंगे, और क्या खेलने की बात हो रही है, फुटबॉल, तो फुटबॉल। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डोंट नो या डू नॉट प्ले फुटबॉल। हम ऐसे बना सकते हैं, वे लोग यहाँ नहीं आते हैं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे वे लोग यानी दे। नहीं आने के लिए डू नॉट, आने के लिए कम, हियर, यहाँ मीन्स हियर। तो आप सेंटेंस बनाएंगे वे लोग यहाँ नहीं आते हैं, तो दे, फिर डू नॉट या डोंट, जो भी आप यूज करना चाहें, कम हियर। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो अब बच्चे, चूंकि ये प्लूरल है, बच्चा होता तो सिंगुलर होता, तो बच्चे यानी चिल्ड्रन, नहीं पढ़ना तो डू नॉट रीड। तो आप सेंटेंस बनाएंगे चिल्ड्रन डू नॉट रीड या चिल्ड्रन डोंट रीड। वे लोग काम नहीं करते हैं, वे लोग, तो आप प्रयोग करेंगे दे का, और फिर चूंकि यहाँ दे है तो आप दे के साथ डू का ही यूज करना है आपको। तो दे डोंट वर्क, काम करने के लिए वर्क का यूज करेंगे, या फिर आप सेंटेंस बना सकते हैं दे डू नॉट वर्क। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, तो मैं के लिए आई, नहीं करता हूं तो डोंट, क्या नहीं करता हूं, प्यार, तो प्यार के लिए आप लव, और किससे, तुमसे यानी यू। तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं का आप बनाएंगे आई डोंट लव यू। आपका सेंटेंस बनेगा आई डोंट लव यू। वो हमेशा झूठ बोलती है, वो यानी शी, हमेशा यानी ऑलवेज। झूठ बोलने के लिए आप कहेंगे टेल अ लाई, चूंकि यहाँ पे ये शी सिंगुलर है इसीलिए टेल का फिफ्थ फॉर्म यानी टेल्स यूज करेंगे आप। तो आपका सेंटेंस बनेगा वो हमेशा झूठ बोलती है, शी ऑलवेज टेल्स अ लाई। वो तुमसे प्यार नहीं करती है, वो, तो फिर हम यहाँ प्रयोग करेंगे शी का। अब देखिए चूंकि यहाँ शी है तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि यहाँ शी है तो शी के साथ हम डज का यूज करेंगे। तो शी डजेंट या फिर शी डज नॉट लव यू, तुमसे, यू, तो वह तुमसे प्यार नहीं करती है। आप बनाएंगे शी डज नॉट या डजेंट लव यू। वह मुंबई में नहीं रहता है, वह के लिए आप ही का प्रयोग करेंगे, और फिर ही है यहाँ, तो ही का हम अभी आपको बताए हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है। तो आपका बनेगा ही डजेंट या ही डज नॉट रहता है यानी लिव कहाँ, मुंबई में, तो इन मुंबई, मुंबई में, तो वह मुंबई में नहीं रहता है, ही डजेंट लिव इन मुंबई। तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तुम के लिए आप यहाँ पे यू का प्रयोग करेंगे, और यू है तो यू के साथ आप डू का ही यूज करेंगे। तो डू नॉट या डोंट
मदद के लिए हेल्प और मेरी के लिए मी। तो आपका सेंटेंस बनेगा, तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो यू डोंट हेल्प मी। यू डू नॉट हेल्प मी, दोनों सही है, डोंट या डू नॉट। वो स्कूल नहीं जाती है, वो के लिए आप प्रयोग करेंगे शी का, और नहीं जाती है तो डजंट गो या डज नॉट गो। कहाँ? टू स्कूल। तो सेंटेंस कैसे बनेगा आप फिर से देखिए, वो स्कूल नहीं जाती है तो वो शी, फिर डजंट या डज नॉट, गो जाने के लिए टू स्कूल, शी डजंट गो टू स्कूल या शी डज नॉट गो टू स्कूल। तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम यानी यू के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ डू नॉट या डोंट, कुछ नहीं के लिए एनीथिंग, जानने के लिए नो। तो सेंटेंस है, तुम कुछ नहीं जानते हो तो यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते हो। एनीथिंग, कुछ नहीं के लिए हम एनीथिंग का प्रयोग करेंगे, सब कुछ के लिए हम एवरीथिंग का प्रयोग करेंगे। वो कभी सच नहीं बोलती है, यानी वो कभी नहीं बोलती है। कभी नहीं के लिए हम प्रयोग करेंगे नेवर का, यानी जो काम कभी नहीं होता उसके लिए हम प्रयोग करेंगे नेवर का। तो शी नेवर, बोलने के लिए यहाँ आप टेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्पीक का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ इस सेंटेंस में मैंने स्पीक का प्रयोग किया है, तो शी नेवर स्पीक्स, यहाँ स्पीक्स होगा द ट्रूथ, वो कभी भी सत्य नहीं बोलती है। तुम अच्छे से काम नहीं करते हो, तुम यानी यू, नहीं करने के लिए डोंट, वर्क अच्छे से, जब अच्छे से की बात आएगी तो आप एक वर्ड यूज करोगे प्रॉपरली, या आप उसकी जगह पे वेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉपरली यानी आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से नहीं खा रहे हो, आप अच्छे से नहीं पहन रहे हो, तो यू डोंट वर्क प्रॉपरली, या आप बना सकते हैं यू डोंट वर्क वेल। यहाँ डोंट की जगह जैसे मैं पहले भी बताती आ रही हूँ, आप डू नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग अखबार नहीं लेते, या फिर आप खरीदते हैं, लेते हैं या खरीदते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है अखबार के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अखबार आता है। वी डोंट बाय न्यूज़पेपर, वी यानी हम लोग के लिए वी, डू के साथ नॉट का प्रयोग डोंट या डू नॉट, बाय यानी खरीदना, और क्या नहीं खरीदते हैं? न्यूज़पेपर। तो सेंटेंस है, हम लोग अखबार नहीं लेते या खरीदते हैं, तो वी डू नॉट बाय न्यूज़पेपर। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आगे आ जाएगा, तो डू या डज पहले आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क इसमें देंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, पंचुएशन मार्क। तो डू डज हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, और फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्या मैं जाता हूँ, तो क्या, तो डू, मैं के लिए आई, जाता हूँ के लिए गो, तो डू आई गो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें पता है, तो तुम्हें के यानी यू, तो यू के हिसाब से लगेगा हेल्पिंग वर्ब, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। क्या तुम वहां जाते हो, तुम यानी यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा डू, वहां जाना यानी गो देयर। तो सेंटेंस, क्या तुम वहां जाते हो, हम बना सकते हैं डू यू गो देयर। क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो, तो तुम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यू के साथ डू, और जानने के लिए नो, और उसे के लिए हिम।
तो क्या तुम उसे जानते हो, इसे हम बना सकते हैं डू यू नो हिम। क्या तुम यहाँ नहीं रहते हो, यहाँ आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या यहाँ आपका सब्जेक्ट है यू के हिसाब से डू, तो डोंट यू लिव हियर। यहाँ एक बात जो आपको नोटिस करनी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में ये देखा कि डू या डज के साथ सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। अगर हम क्वेश्चन टैग यानी डोंट या डजंट लगाते हैं तो ये जो नॉट यहाँ आना चाहिए था सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, वो आपका इसी के साथ ऐड हो जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा डू या डोंट का। डोंट या डजंट के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के सीधे बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। हमने यहाँ पे डोंट लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा और फिर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। पर जो नोटिस करने वाली बात वो ये है कि जब हम डू या डज का प्रयोग करते हैं तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जब हम डोंट या डजंट लिखते हैं तो ये जो नॉट बाद में आ रहा है ये इसके साथ मर्ज हो जाता है। जो नॉट यहाँ आना चाहिए था वो डोंट के साथ मर्ज हो गया, इसीलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। आप अगर दोबारा लिखेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डोंट यू नॉट लिव हियर सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम यहीं पे नॉट यूज कर ले रहे हैं, इसीलिए हम बाद में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए आगे के कुछ सेंटेंसेस। क्या वे लोग बिहार में रहते हैं, क्या वे लोग, तो डू वे लोग के लिए दे, लिव इन बिहार। क्या वे लोग बिहार में रहते हैं, तो डू दे लिव इन बिहार। क्या तुम्हें नहीं पता है, तो यहां देखिए डू अगर यूज करते तो हम डू यू नॉट नो, पर चूंकि हम डोंट का प्रयोग कर रहे हैं तो यहीं पे मर्ज हो गया नॉट, तो डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता है। क्या तुम वहां जाते हो, तो डू यू गो देयर। क्या तुम वहां जाते हो, डू यू गो देयर। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, क्या यानी डोंट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है। या डू यू नॉट सी, डोंट यू सी या डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तो डोंट आई नो यू, डोंट या डू आई नॉट नो यू, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो डोंट यू झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई, या डू यू नॉट टेल अ लाई, डोंट यू टेल अ लाई। क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो। क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हो, डोंट यू नो इंग्लिश, नहीं जानने के लिए नो, तो डू यू नॉट नो इंग्लिश या डोंट यू नो इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या है, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो डोंट यू नो इंग्लिश। अब देखिए कुछ हम WH क्वेश्चन जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। आप ये देखेंगे कि ऊपर के जितने सेंटेंसेस हैं आप उन सबका जवाब जो है हाँ या ना में दे सकते हो, पर कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा और वो कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले हम जो भी WH क्वेश्चन होगा उसको लिखेंगे, फिर डू या डज को लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट। बस शॉर्ट में अगर आप जानना चाहें तो बस ये है कि जो आपका इंट्रोगेटिव का था सेम है,
बस WH क्वेश्चन उसके आगे आपको जोड़ लेना है। और अगर उसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन रहे हैं तो सबसे पहले आपको WH क्वेश्चन लिखना है, फिर डोंट या डजंट लिखना है जैसा पहले मैंने बताया है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और फिर आपको उसके साथ में उसका ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बना। तो चलिए हम इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। तुम क्या करते हो, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसके लिए हमें बताना होगा। तो तुम क्या, यहाँ क्या के लिए हम प्रयोग करेंगे वॉट का। तो वॉट, फिर डू, यू डू। तुम क्या करते हो, वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, यू डू, वॉट डू यू डू। तुम क्यों हंसते हो, क्यों के लिए हम प्रयोग करेंगे वाई का, क्यों यानी वाई, तुम यानी यू। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाई डू यू, हंसने के लिए लाफ। तो सेंटेंस हमारा बनेगा वाई, तुम क्यों हंसते हो, वाई डू यू लाफ। तुम क्या पढ़ते हो, क्या के लिए हम फिर से व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो पढ़ने के लिए होगा स्टडी या रीड। तो व्हाट डू यू स्टडी या व्हाट डू यू रीड, आप दोनों सेंटेंस बना सकते हैं। तुम क्या चाहते हो, क्या के लिए फिर हम व्हाट का प्रयोग करेंगे और तुम के लिए यू का। तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट, फिर तुम के लिए यू और चाहने के लिए वांट। तो तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम झूठ क्यों बोलते हो, क्यों के लिए हम प्रयोग करेंगे वाई का। तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर तुम के लिए यू और झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई। तो तुम क्यों झूठ बोलते हो, आपका सेंटेंस बनेगा वाई डू यू टेल अ लाई। मैं क्या चाहता हूं, मैं के लिए आई, क्या के लिए फिर हम वॉट का प्रयोग करेंगे, चाहने के लिए हम प्रयोग करेंगे वॉन्ट का। तो आपका सेंटेंस बनेगा मैं क्या चाहता हूं, वॉट डू आई वॉन्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम क्या खाते हो, क्या के लिए फिर हम वॉट का प्रयोग करेंगे, तुम के लिए हम यू का प्रयोग करेंगे। तो वॉट, खाने के लिए हम ईट का, वॉट डू यू ईट। तो सेंटेंस बनेगा तुम क्या खाते हो, वॉट डू यू ईट। आप कहाँ रहते हो, कहाँ के लिए आप प्रयोग करेंगे वेयर का। तो वेयर, रहने के लिए लिव और आप यानी तुम, तो हम लिखेंगे यू, वेयर डू यू लिव। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम क्यों नहीं खाते हो, यहाँ क्यों के लिए हम प्रयोग करेंगे वाई का। तुम यानी यू और नहीं खाना तो डोंट ईट। तो आप सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वाई डोंट यू ईट या वाई डू यू नॉट ईट, दोनों सही है। वाई डोंट यू ईट या वाई डू यू नॉट ईट, ये भी सही है। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, ऑलमोस्ट सेम सेंटेंस है, बस वर्ब चेंज हो गया है। क्यों के लिए आप वाई का प्रयोग करेंगे और फिर ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ खाना था तो ईट, यहाँ पढ़ना है तो स्टडी या रीड। तो वाई डोंट यू स्टडी या वाई डू यू नॉट स्टडी। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डोंट यू स्टडी या वाई डू यू नॉट स्टडी। वो कैसे नहीं जानती है, कैसे, कैसे के लिए हम प्रयोग करेंगे हाउ का। वो कैसे नहीं जानती है, जानने के लिए हम प्रयोग करेंगे नो का और वो के लिए हम प्रयोग करेंगे शी का। तो सेंटेंस बनेगा हाउ डजंट शी नो, वो कैसे नहीं जानती है, या हाउ डज शी नॉट नो। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं वह कैसे नहीं जानती है, हाउ डजंट शी नो या हाउ डज शी नॉट नो। तुम क्या कहना चाहती हो, क्या हम प्रयोग करेंगे व्हाट का,
कहना यानी से और चाहना यानी वांट। तो हम सेंटेंस बनाएंगे व्हाट डू यू वांट। तुम क्या कहना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से। कहना व्हाट डू यू वांट टू से। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डिटेल इसी तरह से बताएंगे और कुछ हम आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे जिसको प्रैक्टिस करके आप इस टेंस को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।